नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्री प्रो कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम जो एग्रीकल्चर 12th की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें चैप्टर नंबर 1 का ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, इससे पहले अगर आपने जो भी वीडियो नहीं देखे हैं, इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, वहां से आप बाकी के वीडियो भी देख सकते हैं और उसके बाद ये वीडियो देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बीज उत्पादन को लेकर रहेगा। ठीक है, देखो, कोई भी नई वैरायटी कैसे तैयार की जाती है उसके बारे में आज प्रॉपर्ली हम पढ़ेंगे। आई बात समझ में? तो देखते हैं कि भाई सबसे पहले अपन ने कल पढ़ा था कि बीज होता क्या है। ठीक है, बीज होता क्या है इसके बारे में पढ़ा था। आज हम देख रहे हैं कि बीज उत्पादन। तो इंडिया में जो बीज उत्पादन किया जाता है उसका 4 प्रोसेस है। कितने प्रोसेस है? 4 प्रोसेस। सबसे पहले बात करते हैं मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियर सीड की। ठीक है, सेकंड नंबर है प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड। थर्ड नंबर है आधार बीज जिसको कहा जाता है फाउंडेशन सीड, है ना, फाउंडेशन बीज। और नंबर 4 है प्रमाणित बीज या फिर सर्टिफाइड बीज। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि जो इसके हिंदी नाम है इसके साथ साथ आपको इंग्लिश नाम भी याद करना है, क्योंकि कई बार पर्सन आए हुए हैं कि सीधा पर्सन दे देता है सर्टिफाइड सीड क्या होता है इसके बारे में बताओ। तो अगर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम लर्न रहेंगे, याद रहेंगे, तो आपके लिए आसानी होगी। अब इन जो 4 प्रोसेस है इन प्रोसेस को 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मूल केंद्रक बीज की। जो ये मूल केंद्रक बीज है, ये जो बीज उत्पादन का फर्स्ट प्रोसेस है ना, सबसे पहला नंबर का चरण है जिसमें क्या किया जाता है, ब्रीडर की देख रेख में, पादप प्रजनक की देख रेख में क्या किया जाता है, ये सीड तैयार किया जाता है। ये 100% शुद्ध होता है ना, आनुवांशिक रूप से ये 100% कैसा होता है, शुद्ध होता है। मूल केंद्रक बीज किसी उन्नत किस्म के बीजों की वह प्रारंभिक मात्रा है जो संबंधित पादप प्रजनक के पास होती है। यह बीज 100% शुद्ध होता है, 100% शुद्ध होता है। इसका जो उत्पादन है वो पादप प्रजनक की देख रेख में किया जाता है। ठीक है, इसमें से सबसे मेन मुख्य और मुख्य पॉइंट क्या है कि ये 100% शुद्ध होता है, पादप प्रजनन के द्वारा ये उत्पादित किया जाता है और इसकी जो आनुवांशिक शुद्धता होती है वो काफी अच्छी होती है और सभी उन्नत बीजों का ये मूल स्रोत है। भाई जहां से बीजों की उत्पत्ति होगी उसी को तो मूल स्रोत कहेंगे। तो जो न्यूक्लियर बीज है या फिर मूल केंद्रक बीज है, उनका ये जो बीज है ये सभी उन्नत बीजों का क्या है, मूल स्रोत है। आई होप ये आपको क्लियर रहेगा कि मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियर सीड होता क्या है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रजनक बीज या फिर ब्रीडर सीड की। ठीक है, जो न्यूक्लियर सीड है, न्यूक्लियर सीड के बाद कौन सा सीड बनता है, आपके प्रजनक सीड बनता है। ठीक है, कौन सा सीड बनता है, प्रजनक सीड। इसकी भी जो शुद्धता होती है, आनुवांशिक शुद्धता, वो 100% रहती है। इसको भी ब्रीडर के द्वारा ही बनाया जाता है। लेकिन इसकी एक खासियत है। क्या खासियत है कि न्यूक्लियर सीड में तो किसी प्रकार का कोई टैग नहीं लगा होता है। आपने भी कभी सरकारी संस्थाओं से बीज प्राप्त किया होगा, तो उस बीज, जब बीज आपको दिया जाता है तो उसके ऊपर एक चौकोर कलर का टैग लगा हुआ होता है। ठीक है, वो अलग अलग कलर का लगा हुआ होता है, अलग अलग रंगों का होता है, जो दर्शाता है कि ये कौन से बीज होते हैं। तो जो न्यूक्लियर सीड होता है तो उसके ऊपर कोई टैग नहीं होता है, ध्यान रखना, न्यूक्लियर सीड के ऊपर कोई किसी प्रकार का टैग नहीं होता है। दूसरे नंबर की बात करते हैं प्रजनक सीड, तो इस पर पीले रंग का टैग होता है। कैसा टैग होता है, पीले रंग का। तो याद रखना, प्रजनक पीले, प्रजनक पीले, प से प्रजनक, प से पीले, है ना। तो प्रजनक सीड पर कैसा टैग रहता है, पीले रंग का। न्यूक्लियर सीड के गुणन के बाद जो बीज प्राप्त होता है वो कौन सा बीज कहलाता है, ब्रीडर सीड कहलाता है। अनुवांशिक और भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये 100% शुद्ध होता है तथा पादप प्रजनक की देख रेख में कृषि अनुसंधान केंद्रों पर क्या किया जाता है, इसको उत्पादित किया जाता है। इस प्रकार के बीजों की जो थैली होती है उस पर सुनहरे पीले रंग का क्या होता है, टैग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान रखना, है ना। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, ये 100% शुद्ध होता है, पादप प्रजनक की देख रेख में उत्पन्न किया जाता है, कृषि अनुसंधान केंद्रों पर इनको बोकर उत्पादित किया जाता है और इस पे किस टाइप कलर का टैग लगा हुआ होता है, सुनहरे पीले रंग का, गोल्डन येलो कलर का टैग इस पर लगा होता है। ठीक है, 3 नंबर है आधार बीज या फाउंडेशन सीड। आधार बीज या फिर फाउंडेशन सीड,
ये जो बीज होता है, ये बीज तैयार किया जाता है आपके, देखो न्यूक्लियर सीड होता है, प्रजनक सीड से, न्यूक्लियर सीड से प्रजनक सीड बनता है, और प्रजनक सीड से क्या बनता है, आधार सीड बनता है। ठीक है, ये 1 बाय 1 प्रोसेस होता है, पहले न्यूक्लियर सीड बनेगा, उसके बाद प्रजनक सीड बनेगा, और प्रजनक सीड से क्या बनेगा, आधार सीड बनेगा। तो हम कह सकते हैं जो आधार सीड होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, वो प्रजनक सीड के द्वारा बनता है। ठीक है, इसकी जो अनुवांशिक शुद्धता होती है वो 98% तक होती है। कितनी होती है, 98%। और आधार बीज पर जो टैग लगा होता है वो सफेद कलर का होता है। आधार बीज पर जो टैग लगा होता है वो किस कलर का होता है, सफेद रंग का होता है। ठीक है, आधार बीज का उत्पादन बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में किया जाता है। जैसे आपके बीज प्रमाणीकरण संस्था की बात करें तो कौन कौन सी है, NSC है ना, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, RSSC है ना। तो ये इसका क्या करती है, उत्पादन करती है, और इसकी अनुवांशिक शुद्धता कितनी होती है, 98% तक होती है। इस प्रकार के बीजों के ऊपर सफेद रंग का टैग होता है, और यह प्रमाणित बीज का स्रोत होता है। मतलब इससे कौन सा बीज तैयार किया जाता है, प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें कौन सी बात याद रखने वाली है, एक इसका उत्पादन कौन करता है, बीज प्रमाणीकरण संस्था करती है, जैसे NSC है और RSSC है। और इसमें जो अनुवांशिक शुद्धता होती है वो 98% तक होती है। इस पर जो टैग होता है वो सफेद रंग का होता है, और ये प्रमाणित बीज का स्रोत होता है, मतलब प्रमाणित बीज इससे बनता है। ठीक है, लास्ट में बात करते हैं प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड, है ना। कैसा बीज है, सर्टिफाइड सीड। अब ये जो सीड होता है ना, ये सीड प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा ही देख रेख में किया जाता है ना। लेकिन इसकी एक खासियत है, इसकी क्या खासियत है, एक तो इसके ऊपर नीले रंग का टैग होता है, और यही वो बीज है जो किसानों को दिया जाता है बुआई के लिए। ठीक है, ये वही बीज है जो किसानों को दिया जाता है बुआई के लिए। तो प्रश्न तुमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा सीड है जो किसानों को बुआई के लिए दिया जाता है, तो वो कौन सा सीड है, प्रमाणित सीड। इस पर किस प्रकार का टैग लगा हुआ होता है, तो इस पर नीले रंग का टैग लगा होता है। कौन से कलर का टैग होता है, नीले रंग का। देखो, आधार बीज से प्रमाणित बीज उत्पन्न किया जाता है, इसका उत्पादन प्रमाणीकृत संस्था की देखरेख में किया जाता है। फिर बता देता हूं प्रमाणीकृत संस्थाएं कौन कौन सी है, NSC है ना। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म नहीं पता है तो क्या है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, है ना। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, आई बात समझ में। एक है RSSC, राजस्थान, है ना। मैं यहाँ लिख लेता हूं, अगर आपको पता नहीं होगा तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी अच्छी बात है ना। NSC, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम, है ना। दूसरा है आपके RSSC, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। ठीक है, आई बात समझ में। NSC और RSSC, इसकी फुल फॉर्म आप क्या करना, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं प्रमाणित सीड की। तो इस पर कौन से रंग का टैग होता है, नीले रंग का टैग होता है, ध्यान रखना भाई, है ना। तो इस पूरे में से क्या याद रखना है, प्रमाणित बीज से इसको उत्पादित किया जाता है, प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा देख रेख किया जाता है, और नीले रंग का टैग होता है। सबसे मेन बात यह है कि ये किसानों को फसल उत्पादन के लिए बेचा जाता है, यहाँ पर लिखी हुई है ना, किसानों को फसल उत्पादन के लिए बेचा जाता है, ध्यान रखना भाई, है ना। आगे देखते हैं कि भाई उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक क्या तकनीकी है ना, कि भाई बीज कैसे उत्पादित किया जाता है। तो देखो, बीज उत्पादित करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है कि सबसे पहले बीज का चुनाव, सबसे पहले क्या किया जाता है, बीज का चुनाव किया जाता है कि आपको कौन सी फसल का बीज लगाना है। ठीक है, कौन सी फसल का बीज लगाना है, और बीज कैसा होना चाहिए, उसका ओज, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी अनुवांशिक शुद्धता, उनकी भौतिक शुद्धता, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है जब बीज का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, पृथक दूरी और खेत का चयन किया जाता है। भाई खेत ऐसा होना चाहिए जिसके आसपास क्या हो, उस वैरायटी की कोई फसल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो फसल
चूज की, हो सकता है वो स्वपरागित हो या परपरागित हो। स्वपरागित का मतलब होता है कि उसी पौधे से क्या हो, उसी पौधे के ऊपर नर और मादा फूल दोनों प्रेजेंट हो। और परपरागित फसलें किसे कहते हैं कि नर भाग अलग होगा और मादा वाला पौधा अलग होगा। ठीक है, तो आपका जो खेत का चयन किया जाता है, तो खेत के चयन में ये ध्यान रखा जाता है, जब बीज का उत्पादन किया जाता है तो खेत के चयन के समय ये ध्यान रखा जाता है कि आसपास उस फसल कोई दूसरा खेत में ना बोई गई हो। तो इसके कुछ दूरी डिसाइड की गई है, उसको कहा जाता है पृथक्करण दूरी। क्या कहा जाता है? पृथक्करण दूरी। देखो, अनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए फसल की किन्हीं दो किस्मों के मध्य निश्चित दूरी बनाए रखना क्या कहलाता है? पृथक्करण दूरी कहलाता है, आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जिस फसल का बीज उत्पादन कार्यक्रम में ले रहे हैं उसके चारों ओर एक निर्धारित दूरी तक खेतों में वह फसल नहीं होनी चाहिए। भैया आप क्या कर रहे हो, जो फसल आपने चयन की, जो बीजों को चयन किया और जिस खेत में आप बुआई कर रहे हो उसके आसपास उस फसल के बीज नहीं लगे हुए होने चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इनके लिए कितनी दूरी की आवश्यकता होती है। कि भाई अगर मान लो जो गेहूं, जई और धान, जो गेहूं, जई और धान अगर यूज में ले रहे हो और आधार बीज का उत्पादन कर रहे हो तो 3 मीटर, ये जो दूरी लगी हुई है ये मीटर में है। ठीक है, 3 मीटर के आसपास ये फसल नहीं होनी चाहिए दूसरे खेतों में। अगर प्रमाणित बीज उत्पादित कर रहे हो तो 3 मीटर। मक्का की कंपोजिट वैरायटी तैयार कर रहे हो तो 400 मीटर के दायरे में दूसरी कोई वैरायटी मक्के की नहीं होनी चाहिए। और प्रमाणित सीड के लिए 200 मीटर। संकर मक्का, हाइब्रिड मक्का, हाइब्रिड मक्का के लिए 600 और सर्टिफाइड के लिए 300। ज्वार 200, 100 मीटर। चने के लिए 10 मीटर और 5 मीटर। सोयाबीन और मूंगफली के लिए 3 मीटर, 3 मीटर। ठीक है, पृथक्करण दूरी का मतलब यही होता है कि एक खेत से दूसरे खेत के बीच की दूरी। अगर आप प्रमाणित आधार बीज तैयार कर रहे हो तो एक खेत से दूसरे खेत के बीच में क्या दूरी होनी चाहिए उस फसल की? 3 मीटर। और अगर आप ये संकर मक्का की बात कर रहे हो तो 600 मीटर, ज्वार की बात कर रहे हो तो 200 मीटर। तो है ना, इस टाइप से ये याद रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी है जो एग्जाम में कई बार अक्सर पूछी जाती है और जरूरी नहीं 12th के एग्जाम में पूछी जाती है, ये अदर कंपटीशन एग्जामों में भी काफी पूछी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा है कि अभी तक अगर आपने हमारे एक टेलीग्राम चैनल है एग्री प्रो जोधपुर के नाम से, अगर वो ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है ना। तो ये शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे, साथ में इमेज भी लगी हुई है। और मेरे ख्याल से अभी तक राजस्थान में कोई एग्रीकल्चर इस तरीके से कोई इंस्टीट्यूट नहीं करवा रहा है जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट मिल रहा है, वो भी किसके साथ? इमेज के साथ। तो हमारा जो माइंड होता है वो इमेज के साथ कैचअप आसानी से करता है। ठीक है, फिर उन्नत सस्य क्रियाएं, कौन कौन सी उन्नत सस्य क्रिया करोगे जिससे आपका बीज है वो अच्छा रहे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो खेत आपने चूज किया है, जो खेत आपने चूज किया है उसमें निराई गुड़ाई भी करनी पड़ेगी, बुआई भी करनी पड़ेगी। तो निराई गुड़ाई और बुआई करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आप इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहे हो, कृषि यंत्र काम में ले रहे हो, उसमें किसी खरपतवार का बीज नहीं होना चाहिए, उसमें किसी अन्य फसल का बीज नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रखना। बुआई पूर्व सीड ड्रिल को, जो सीड ड्रिल किसे कहते हैं? जिसके द्वारा बीजों को बोया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सीड ड्रिल कहा जाता है। अच्छी तरह से साफ कर ले और ये निश्चित कर ले कि सीड ड्रिल में कोई अन्य फसल का बीज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी क्या होगा, वो अनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता मेंटेन नहीं रहेगी। जितना चाहिए उतना ही उर्वरकों का क्या करें? प्रयोग करें। फसल की क्रांतिक अवस्थाओं, देखो क्रांतिक अवस्था क्या होती है, फसल की क्रांतिक अवस्था क्या होती है? क्रांतिक अवस्था ये होती है कि जैसे अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी कौन कौन सी क्रांतिक अवस्था होती है? जब आप पैदा हुए थे, छोटे बच्चे थे, तो 0 से लेकर 6 मंथ तक, ऐसा डॉक्टर भी कहते हैं और घर वाले भी कहते हैं कि केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं उस समय क्या करूं, माँ का दूध ना पिलाऊं, कुछ और खिलाऊं पिलाऊं, तो क्या होगा, बच्चे की जो ग्रोथ है उसमें क्या होगा, कुछ कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो वो उसकी क्या हो गई, क्रांतिक अवस्था होगी कि उसी समय हमें माँ का दूध पिलाना है। 10 साल के बच्चे को माँ का दूध नहीं पिला सकते, है ना, उसके लिए खाना बना हुआ है, वो खाना खाएगा। अगर आप
बूढ़े हो, तो बूढ़े हो तो उसके लिए क्या हो सकता है, आपके लिए लाइट खाना हो सकता है, फ्रूट्स हो सकते हैं, जूस हो सकते हैं। तो ये क्या हो गई, ये क्रांतिक अवस्था हो गई। सेम सिचुएशन आप ले पेड़ पौधों के ऊपर या फसलों के ऊपर। जब पौधा छोटा होता है, जब पौधा छोटा होता है तो उसको कितने दिन बाद पानी चाहिए, ताकि उस स्टेज पर अपन पानी दे देवे तो क्या होगा, वो जल्दी ग्रो करेगा। उसका जो वेजिटेटिव पार्ट देखेंगे ना, वनस्पतिक भाग, वो वनस्पतिक भाग अच्छे से वृद्धि करते हुए मिलेंगे अपन को। जैसे अगर मैं गेहूं की बात करूं, तो गेहूं की जब बुआई कर ली जाती है और फर्स्ट इरिगेशन दे दी जाए, उसको फर्स्ट इरिगेशन नहीं कहा जाता है, ठीक है। जो फर्स्ट इरिगेशन दी जाती है ना, वो गेहूं की बुआई के 20 दिन बाद दी जाती है। फर्स्ट इरिगेशन जो दी जाती है वो गेहूं के बुआई के 20 दिन बाद दी जाती है, जिसको सीआरआई स्टेज कहा जाता है, क्राउन रूट इनिशिएशन, ठीक है, याद रखना, क्राउन रूट इनिशिएशन। तो सीआरआई अवस्था पर दी जाती है, जिससे क्या होता है कि फसलों के उत्पादन और वनस्पतिक वृद्धि में तेजी देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना आप कि इनके क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई अवश्य करें। फसल में उचित समय पर निराई गुड़ाई अवश्य करें, ताकि बीजों में खरपतवार के बीज ना मिले और उसकी भौतिक शुद्धता मेंटेन रहे। समय समय पर खेत का निरीक्षण भी करते रहे, ताकि आपको लगे कि भाई कोई अन्य किस्म का पौधा तो नहीं है, या फिर ऐसा कोई पौधा नहीं है, फूलों का रंग कोई चेंज नहीं है, फलियों का आकार कैसा है ना। तो उसको क्या करना, अगर आपको कोई चेंज पौधा दिखे तो उसको उखाड़ कर खेत से फेंक देना चाहिए, और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है रोगिंग, ठीक है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रोगिंग। जैसे मान लो एक अच्छा क्लासरूम है ना, उस अच्छे क्लासरूम में 2-3 खरपतवार जरूर होते हैं, है ना। मैं किसी 1-2 बच्चे की बात कर रहा हूँ जो क्या करते हैं, उस क्लास को भंग करने की कोशिश करते हैं। अगर हम उस क्लास में से उस 2 बच्चों को बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद क्लास एकदम शांत और सटीकता से पढ़ने वाली हो जाती है। तो जिन 2 बच्चों को बाहर निकाला गया उनको क्या कहा जाता है, रोगिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रोगिंग। अब इसको ले आओ आप अपने फील्ड में, है ना। तो फील्ड में क्या, खेत में क्या होगा कि आपने जो फसल बो रखी है, अगर आपको लगे कि ये कोई दूसरी वैरायटी का पौधा है, या फिर कोई खरपतवार का पौधा है, या फिर उसी वैरायटी का पौधा है लेकिन वो पौधा क्या है, रोग जनित हो सकता है, कीट हो सकता है उसके ऊपर, तो उन पौधों को क्या कर लो, उखाड़ो, उखाड़ कर उस खेत से बाहर फेंक दो, है ना। तो उसको क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को रोगिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोगिंग कहा जाता है। और इस प्रकार के पौधे जो होते हैं उनको हटाया जाता है। आवश्यकता के अनुसार पौध संरक्षण का उपयोग करें, ठीक है। फसल की उचित समय पर, जैसे बीज के पूर्ण पकने पर ही कटाई करें, ऐसा नहीं होगा अर्ध पके बीजों को कटाई कर ले तो बीज वो क्या होगा, उसका भ्रूण अच्छे से विकसित नहीं होगा। फिर है हार्वेस्टिंग। जब बीजों की कटाई करोगे तो उसमें क्या होना चाहिए, जहां पर आप इन बीजों को, फसलों को रखोगे कटाई करके, तो उसके आसपास का क्षेत्र कैसा होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। जिस मशीन में हार्वेस्टर होता है, उस मशीन, जो हार्वेस्टर वाला मशीन होता है, या थ्रेसिंग के लिए लाओगे, बीजों से भूसे को अलग करना के लिए थ्रेसिंग लाओगे, तो उस थ्रेसर में ध्यान रहे कि कोई अन्य फसल के बीज नहीं होने चाहिए, उनको अच्छे से साफ करके फिर यूज में लेना है। खलियान, खलियान मतलब जहां पर फसलों को रखा जाता है काट कर, वो अच्छी प्रकार से साफ कर ले। गहाई मशीन, गहाई मशीन का मतलब होता है हार्वेस्टर, ठीक है। वो खलियान पर ले जाने से पूर्व भली बातें साफ कर ले की, और सुनिश्चित भी कर ले कि इसमें अन्य फसलों के किस्मों के बीज तो नहीं है, ताकि हमारी जो फसल तैयार कर रहे हैं, हम जो किस्म तैयार कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई फिजिकल या उसमें शुद्धता बनी रहे। थ्रेसर का जो आरपीएम होता है, आरपीएम क्या होता है अभी समझाते हैं। उसको क्या कर ले, निश्चित कर ले ताकि बीज टूटे नहीं। आरपीएम का मतलब होता है, देखो आरपीएम की फुल फॉर्म होती है राउंड पर मिनट। राउंड पर मिनट के होता क्या है कि जो थ्रेसर होता है, उस थ्रेसर के अंदर अलग अलग थ्रेसर होते हैं। किसी थ्रेसर में क्या होता है, ऐसे एक चाकू के जैसे फरी लगी होती है, आरी जिसको कहते हैं आरी, है ना। आरी के द्वारा क्या कहता है, बीजों को अलग किया जाता है। और किसी में क्या होता है, ऐसा हथौड़ा जैसा होता है, जिसमें वो जोर से, जैसे ही अपन फसल डालेंगे तो जोर से एक नीचे एक ड्रम चलता है, उस ड्रम के ऊपर ऐसे पटका जाता है, तो बीज क्या हो जाते हैं, ऐसे अलग हो जाते हैं। तो अलग अलग होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो कितने राउंड से घूम रहा है, उसकी मशीन है वो कितने राउंड से घूम रही है, उसको कहा जाता है आरपीएम। भाई आरपीएम की फुल फॉर्म यही है, राउंड पर मिनट, कि 1 मिनट में कितनी बार वो घूम रहा है चक्र, उसी को ही आरपीएम कहा जाता है। जहां तक संभव हो बीज है तो नई बोरियां ही काम में ले। भाई बीज को भरोगे, बीजों को किस में भरोगे, बोरियों में, तो हो सके तो आप नई बोरियां काम में लो, ताकि हो सकता है 1-2 बीज भी उसमें ना रहे। बीज में बोरों को भरने से पूर्व निर्धारित नमी पर सुखा भी लेना चाहिए, है ना। पता चले आपने थोड़ी सी नमी रख ली बीजों के अंदर और उसको भंडारित कर दिया, तो आपके बीज नष्ट हो सकते हैं, उसमें कवक जनित रोग हो सकते हैं, इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना।
गहाई करने के बाद बीजों को बोरियों में भरकर विदायन केंद्रों पर प्रसंस्करण करने के लिए भेज दिया जाता है ना। विदायन का मतलब क्या होता है? विदायन का मतलब होता है प्रोसेसिंग, कि भाई कोई बीज होता है, उस बीज को क्या कर लो, प्रोसेसिंग कर लो। जैसे प्रोसेसिंग में क्या किया जाता है, बड़े बीजों को छोटे बीजों से अलग कर दिया जाता है, अगर उसमें कोई कंकड़ पत्थर है तो उसको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या किया जाता है, उसको प्रोसेसिंग किया जाता है। प्रोसेसिंग करने के बाद बीजों को अच्छी तरीके से सुखाकर उसको क्या किया जाता है, बीज उपचार कर दिया जाता है, ताकि उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं हो, और उसको एक कट्टे या फिर छोटी छोटी थैलियों में पैकिंग करके क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, ताकि उसमें ना तो कोई एरेशन जा सके, ना कोई कीट और ना कोई रोग उसमें जा सकते हैं। सफाई प्रक्रिया में भौतिक अशुद्धियों को, भाई सफाई करोगे तो उसमें क्या क्या हटाओगे, भौतिक अशुद्धियों को हटाओगे, अवांछित और आपत्तिजनक खरपतवार के बीजों को अलग कर दोगे, बीजों को उचित नमी में बोरों में भरकर गोदाम में रखोगे। भंडारण के बाद में आपको गोदाम में धूमीकरण बंद कर देना चाहिए। धूमीकरण का मतलब क्या होता है कि जिस गोदाम में आपको बीजों को स्टोरेज करना है उसमें क्या किया जाता है, मार्केट में ऐसे केमिकल्स मिलते हैं, उन केमिकल्स का धुआं किया जाता है। क्या किया जाता है, धुआं, ताकि उसके अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो, फंजाई जनित रोग हो, कोई जीवाणु हो, बैक्टीरिया हो, वो सब क्या हो जाएंगे, नष्ट। आपको क्या करना है, जब आप भंडारित करो उससे पहले क्या कर लो, आप उसको बंद कर दो, धूमीकरण को क्या कर दो, बंद कर दो, ताकि क्या हो सके, आप आसानी से भंडारित कर सकते हैं, और उसके बाद क्या हो, धूमीकरण की जरूरत ही नहीं होती है। समय समय पर गोदाम का निरीक्षण भी करते रहना चाहिए कि बीज सेफ है या नहीं है, उसमें किसी प्रकार के कोई इंसेक्ट वगैरह लगे या नहीं लगे, इस टाइप से ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार प्रमाणित बीज का उत्पादन भी एक प्रकार से विज्ञान है। भाई सिंपल सी बात है, विज्ञान है, क्योंकि हमें इसको स्टेप बाय स्टेप से क्या करना पड़ता है, बीज का उत्पादन करना पड़ता है, इसके बीज की दूरी को मेंटेन करना पड़ता है, फिर हम जब इसकी कटाई निराई गुड़ाई करते हैं तो उस समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये एक प्रकार से क्या है, साइंस है, जिसके लिए वैज्ञानिक दक्षता आवश्यक है, आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अतः बीज उत्पादन के लिए प्रमाणीकरण संस्था की देख रेख में आवश्यकता होती है। इसलिए भारत में यह कार्य कौन करता है, राष्ट्रीय बीज निगम NSC, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, तथा राजस्थान में यह काम कौन करता है, राजस्थान राज्य बीज निगम करती है। कौन करती है, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। ध्यान रखना भाई, है ना। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि राजस्थान में बीज उत्पादन को इसके द्वारा किया जाता है, तो कौन करती है, RSSC, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, या राजस्थान राज्य बीज निगम के द्वारा। अगर नेशनल लेवल की बात करें, इंडिया लेवल की बात करें, तो राष्ट्रीय बीज निगम करती है, ठीक है। फिर अब ये तो हमने पढ़ा कि बीज का उत्पादन कैसे किया जाता है, बीज का उत्पादन का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस के बारे में पढ़ा। फिर हमने भंडारित कर दिया बीज को बनाने से लेकर भंडारण तक का प्रोसेस हमने पढ़ लिया। अब बीजों के अंदर पाई जाती है सुसुप्त अवस्था। क्या पाई जाती है, सुसुप्त अवस्था। ध्यान से सुनो, बीजों के अंदर जो सुसुप्त अवस्था होती है वो क्या होती है, ध्यान से सुनना कि बीज क्या होता है। कई बार क्या होता है, बीजों को अनुकूल वातावरण नहीं मिलने या फिर अनुकूल वातावरण होते हुए भी बीज क्या होता है, अंकुरित नहीं होता है। जब बीज अंकुरित नहीं होता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसकी सुसुप्त अवस्था कहा जाता है, उसकी डोरमेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोरमेंसी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं सुसुप्त अवस्था को, तो सुसुप्त अवस्था कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, प्राथमिक सुसुप्त अवस्था, द्वितीयक सुसुप्त अवस्था और ब्लंकृत या फिर इनफोर्स्ड सुसुप्त अवस्था। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्राथमिक सुसुप्त अवस्था। तो प्राथमिक सुसुप्त अवस्था जो होती है, जिसको प्राइमरी डोरमेंसी भी कहा जाता है, तो प्राइमरी डोरमेंसी में क्या देखा जाता है कि कई बार क्या होता है कि बीजों का जो ऊपर का चोल होता है ना, बीज जिसको कंवर कहते हैं ना, बीज कवच, है ना। अगर बीज कवच कठोर होगा तो क्या होगा, उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। और मान लो अगर उस बीज का भ्रूण नहीं बना, जब बीज बन रहा था उस समय उसके अंदर भ्रूण नहीं बना, तो जब भ्रूण नहीं बना तो वो बीज जर्मिनेट नहीं होगा। तो इस प्रकार की जितनी भी समस्याओं के कारण बीज नहीं उगते हैं या उसमें डोरमेंसी होती है, तो उनको कौन सी डोरमेंसी कहा जाता है, प्राथमिक या प्राइमरी डोरमेंसी कहा जाता है। फिर रसायनों का प्रयोग करके हम इस डोरमेंसी को तोड़ सकते हैं। क्या कहता है, जब फसल पकने लगती है तो कुछ बीज शुष्क भार के आधार पर परिपक्वता पार करते हैं, परंतु ये अंकुरित तो होने योग्य नहीं होते हैं। यह सुसुप्त अवस्था बीज कवच की कठोरता, भ्रूण के अल्प विकास, प्रकाश आवश्यकता अथवा रासायनिक कारणों से हो सकता है। भाई कोई सभी कारण हो सकते हैं, या तो उसका जो बीज कवक है, बीज कवच है वो हार्ड है, या फिर उसके अंदर एम्ब्रियो नहीं बना, भ्रूण नहीं बना, या कम लाइट की वजह से
उसमें डोरमेंसी आ गई हो। तो याद रखना कि ये सब डोरमेंसी किस में आती है, प्राथमिक सुषुप्त अवस्था में आती है। बात करते हैं द्वितीयक सुषुप्त अवस्था या सेकेंडरी डोरमेंसी। द्वितीयक सुषुप्त अवस्था या सेकेंडरी डोरमेंसी में क्या होता है कि बीज में क्या होता है कि बीज को जब हम क्या करते हैं कि फसल से लेते हैं, तो फसल से लेने के बाद अगर हम मान लो कि गेहूं के बीजों को भरी गर्मियों में उगाएंगे तो क्या होगा, वो बीज नहीं उगेगा क्योंकि उसमें डोरमेंसी आ जाती है। देखो होता क्या है, ये जो डोरमेंसी होती है ना, द्वितीयक डोरमेंसी, ये जनरली क्या होती है कि तापमान की वजह से या फिर ह्यूमिडिटी की वजह से, सीजन की वजह से अगर बीज नहीं उग रहा, समझ रहे हो बात को कि भाई कर क्या रहे हो आप, दूसरी ऋतु में क्या कर रहे हो, फसल के बीजों को उगा रहे हो। गेहूं को आप गर्मियों में उगा रहे हो, है ना, और चावल को आप क्या कर रहे हो, सर्दियों में उगा रहे हो, तो वो फिर क्या होगा, उगेंगे नहीं। क्यों नहीं उगेंगे, क्योंकि तापमान की वजह से वो बीज जर्मिनेट नहीं होगा। तो वो इस प्रकार की जो सुसुप्त अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है, द्वितीयक सुसुप्त अवस्था होती है। जैसे सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल लेते हैं मेंढक का, कि मेंढक आप जैसे ही रेनी सीजन आता है, बारिश का सीजन आता है, तो मेंढक बाहर आ जाते हैं, मेंढक देखने को खूब मिलते हैं। और जैसे ही बारिश का सीजन जाता है तो ये मेंढक पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। ऐसे कैसे, इंसेक्ट लाइट जैसे ही चालू करते हैं तो इंसेक्ट बहुत सारे आ जाते हैं और बाकी समय में वो गायब रहते हैं। तो बाकी समय उनके लिए फेवरेबल नहीं है ना, उनकी जो परिस्थिति की अनुकूलता के आधार पर नहीं है, इसीलिए वो कहाँ रहते हैं, कई जमीन में दबे हुए पड़े रहते हैं। और जैसे ही उनका मौसम फेवरेबल हो जाता है वो बाहर आ जाते हैं। ठीक वैसे ही बीजों में होता है कि जैसे ही मौसम अगर मान लो उसके अनुरूप नहीं होगा तो वो अंकुरित नहीं होगे, और जैसे ही उसका मौसम अंकुरित हो जाता है तो जैसे ही मौसम अनुकूलन हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं। उसी को ही कहा जाता है द्वितीयक सुसुप्त अवस्था। यह एक प्रकार से प्रेरित सुसुप्त अवस्था है। सामान्य परिस्थितियों के अभाव में बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, अतः असामान्य परिस्थितियां बीज सुसुप्त अवस्था क्या कर लेती हैं, प्राप्त कर लेती हैं। आगे बात करते हैं ब्लंकृत या फोर्स्ड डोरमेंसी। अब देखो इसमें क्या होता है कि बीज अगर मान लो बहुत ज्यादा गहराई पे बो दिया आपने, है ना, उसका मौसम अनुकूलन नहीं है। आप कहोगे सर अभी तो उसमें भी तो मौसम पड़ा था, लेकिन उसमें बात की थी अपन ने फसलों की। ये जो डोरमेंसी है ना, ब्लंकृत सुसुप्त अवस्था, ये ज्यादातर देखने को मिलती है यहाँ पर को कब, खरपतवार के बीजों में। किन के बीजों में देखने को मिलती है, खरपतवार के बीजों में। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने अपने खेत में क्या किया, मिट्टी पलटाई, हल से क्या किया, जुताई करवाई, तो होगा क्या, जो बीज ज्यादा गहराई पर दबा हुआ था वो अब आ गया ऊपर, है ना। एमपी प्लव से आपने क्या किया, खेत में निराई गुड़ाई करी, जुताई करवाई, तो होगा क्या कि बीज नीचे वाला जो था वो आ गया अब ऊपर, तो अब वो जर्मिनेट हो जाएगा। इतने दिन नीचे पड़ा था तो वो जर्मिनेट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इस तरीके की जो डोरमेंसी होती है वो किस में पाई जाती है, आपके खरपतवारों में पाई जाती है। इस प्रकार की सुसुप्त अवस्था बीजों के मृदा के अधिक गहराई में चले जाने के कारण होती है। इसके मुख्य कारण है प्रतिकूल तापमान, प्रकाश का पूर्ण अभाव, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, मृदा का अधिक भार। जैसे ही ये बीज मृदा के ऊपर आते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, अंकुरण योग्य हो जाते हैं। ब्लंकृत सुसुप्त अवस्था अधिकांश खरपतवार के बीजों में उत्पन्न होती है, इस बात को भाई याद रखना। अब देखो दिक्कत कहाँ आ सकती है तुम्हें, ब्लंकृत और द्वितीयक अवस्था में, क्योंकि दोनों में लगभग लगभग सिमिलर है। तो एक बात याद रखना, जो द्वितीयक अवस्था होती है उसमें क्या होगा कि बीज एक बार के लिए जर्मिनेट तो हो जाएगा, है ना, बीज एक बार के लिए जर्मिनेट तो हो जाएगा, लेकिन उससे पौधा का निर्माण नहीं होगा, उससे पौधे का निर्माण नहीं होगा, या फिर वो बीज अंकुरित ही नहीं होगा। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें तो बीज न तो अंकुरित हो रहा है न ही जर्मिनेट हो रहा है, वो कहाँ पड़ा है, जमीन के नीचे दबा हुआ पड़ा है। जैसे ही ऊपर आएगा, फेवरेबल कंडीशन मिली उसको मौसम के आधार पर, और वैसे ही क्या कर जाएगा, उग जाएगा, है ना। जैसे आगे बात करते हैं कि इन सुसुप्त अवस्था को तोड़ेंगे कैसे। सबसे पहली बात करते हैं प्रकाश से उपचार, लाइट ट्रीटमेंट। आप क्या करो, बीजों को कुछ समय के लिए धूप में छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, उसकी सुसुप्त अवस्था टूट जाएगी। ताप से उपचार, हीटिंग ट्रीटमेंट। अल्टरनेटिंग तापमान, अल्टरनेटिंग तापमान का मतलब होता है गर्म करना ठंडा करना, गर्म करना और ठंडा करना। चिलिंग टेम्परेचर, उसको काफी कम टेम्परेचर पर कर, कम टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, बीजों को रखा जाता है, जिसको चिलिंग टेम्परेचर कहा जाता है। हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान पर बीजों को रख के क्या की जाती है, उसकी डोरमेंसी तोड़ी जाती है। पोस्ट मैचुरेशन, पोस्ट मैचुरेशन का मतलब ये होता है कि परिपक्व होने के बाद जो डोरमेंसी आती है उसको पोस्ट मैचुरेशन कहते हैं, ठीक है। स्कैरिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन या सैक चिन्ह का मतलब होता है बीजों को
खुरचना, अगर मान लो इनके ऊपर का जो कवच है वो बहुत हार्ड है तो उसको क्या कर लो आप खुरच दो, क्या कर लो खुरच दो। ऐसा किया जाता है धनिया के बीजों में, है ना। एक एग्जांपल ले लो धनिया के बीजों में। धनिया के बीजों को क्या किया जाता है, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उनको ऐसे रगड़ा जाता है, रगड़ के फिर उगाया जाता है तो उसका जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ जाता है। भौतिक में क्या हो जाएगा, आप हाथों से रगड़ रहे हो। रासायनिक में क्या हो जाएगा, आप कुछ केमिकल का यूज करके क्या कर रहे हो, उन बीजों के ऊपर का कवच तोड़ रहे हो। कुछ रसायन है जैसे जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, पादप उत्पाद के लिए है, श्वसन निरोधक ऑक्सीकारक है, नाइट्रोजन सल्फर यौगिक है। ये क्या करते हैं, इनकी जो डोरमेंसी है उसको तोड़ने में ये सब सहायता करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे आने वाली क्लास में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से संबंधित जितनी बार भी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैं आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में क्या कर दूंगा, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। अगर आपने लेट ज्वाइन किया तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एग्रीप्रो कोचिंग में। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाती है उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये पीडीएफ और इसका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर वो भी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप को आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको आपके फायदे के पीडीएफ, इमेजेस और काफी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।